नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गजेंद्र खत्री आप सभी का मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था चार्टर एक्ट 1600, उसके अंदर हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में किस प्रकार आई थी और धीरे धीरे उसने कैसे पैर अपने फैलाए थे भारत के अंदर, यानी अंग्रेजों के कदम कैसे भारत के अंदर आ चुके थे और कैसे कैसे अंग्रेजों का धीरे धीरे 1857 की क्रांति तक विस्तार हुआ और उसके बाद कैसे एलिजाबेथ का शासन आया। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है कि इनके बीच में इनके मध्य जो है कुछ युद्ध भी हुए थे। तो आज एक बार हम वो टॉपिक उन्हीं में से एक टॉपिक है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है क्योंकि जो अंग्रेज जो आए थे अपने भारत के अंदर, वो आए थे व्यापार के माध्यम व्यापार का करने के जो टॉपिक है उसको लेकर के आए थे। यानी वो जो है भारत के अंदर आकर अपना व्यापार करना चाहते थे, वो अपनी ट्रेडिंग कंपनी को लेकर के आए थे। वो किसी भी राजनीतिक या हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने जो ये कंपनी बनाई थी वो कंपनी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए और भारत से जितना वो जो है पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो भारत सोने की चिड़िया है, भारत मसाला की नगरी है। तो मसालों की नगरी होने की वजह से उन लोगों को लगा कि भारत से हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं। तो वो इसी व्यापारिकता की भावना को लेकर के वो अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लेकर के आए थे। तो एक बार हम जानेंगे कि इसके बीच में जो इसकी फर्स्ट जो नींव रखी गई, जिसमें उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप स्टार्ट किया, वो इनके अंग्रेजों के मन में कैसे आया कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर एक जो राजनीतिक राजस्व वगैरह है उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। तो उन्हीं में से जो एक टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। देखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारे पास, प्लासी का युद्ध। आइए हम थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि प्लासी के युद्ध, यानी जो अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध को जीत कर क्या करा था। अंग्रेजों ने राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए एकमात्र ईंट, यानी कहते हैं कि पूरे मकान की जो पहली ईंट है वो उन्होंने प्लासी के युद्ध करने के बाद रख दी थी। यानी उनका ये इसी युद्ध जीतने के बाद जो भारत के राजनीतिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था। अब वो कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, अब वो कंपनी यहाँ पे शासन करना चाहती थी। तो वो देखो, वो सब इसके इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उसमें क्या आता है। तो देखेंगे हम कि जैसा कि आपको बताएं कि सबसे पहले जो मुगलों का शासक था, जो पहला शासक था वो था बाबर। यानी जो मुगलों की जो नींव रखी गई थी वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। और वो कब रखी गई थी, 1526 से 1530 तक। आपको पता है कि जो बाबर है वो 1526 के अंदर जो है भारत आया था और उसका जो शासन था वो 1530 तक चला था। और इसी के बीच में काफ़ी युद्ध हुए थे। और उसके बाद क्या है कि हुमायूं का भी शासन क्या है कि जो शासन चला था वो चला था 1530 से, यानी जब बाबर मर गया था 1530 के अंदर, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके दिसंबर के महीने में बाबर की मृत्यु होती है। तो बाबर की जब मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो उसका जो हुमायूं है, जो उसका बेटा है, वो उसका शासक बन जाता है। तो हुमायूं का जो शासन काल था वो था 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अब इसमें हुमायूं का शासन काल 2 बार कैसे आता है, तो देखिए इस बीच जो शासन आता है, यानी 1540 के बाद जो शासन स्टार्ट हो जाता है वो शेरशाह सूरी का, यानी जो सूरी शासन है, ये सब थे ये मुगल शासन, और बीच में क्या है कि सूरी शासन स्टार्ट हो जाता है। तो सूरी जो थे, शेरशाह सूरी वगैरह, उन्होंने भी इस बीच शासन किया था। जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था उस बीच क्या है कि हुमायूं को भागना पड़ा था, यानी जो युद्ध वो हार गया था, उस युद्ध के बाद उसे भागना पड़ा था। और भागने के बाद यहाँ पर जो शासन किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। यानी जो था 1540 के बाद 1555 तक सूरी काल चला था। फिर बाबर वापस आया और उसने वापस अपना जो राजपाट है उसको हासिल किया और 1555 में वापस, बाबर नहीं, हुमायूं है जो वापस आया और उसने वापस क्या है कि अपना 1555 में राजपाट हासिल किया और 1555 से 1556 के अंदर उसकी युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे बाबर के बाद आया अकबर जो है, अकबर का जो राजपाट था वो स्टार्ट होता है 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का राजपाट चलता है। यानी जो अकबर की मृत्यु है वो नवंबर के आसपास, नवंबर 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर के बाद ये जो शासन है वो जहांगीर का हो जाता है। और जैसे ही जहांगीर का शासन स्टार्ट होता है, जहांगीर का जैसे शासन स्टार्ट होता है, वही एकमात्र पहली नींव होती है जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रखी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन है, वो जहांगीर के शासन में होता है। हमने सुना था इस बीच 1600 से 1605 के बीच क्या हुआ था, 1600 से 1608 के बीच बता रहा हूँ। देखो, एक तो क्या हुआ 1600 के अंदर एलिजाबेथ के थ्रू, जो वहाँ की ब्रिटेन की जो प्रिंसेस थी एलिजाबेथ, उसके थ्रू उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो पूर्वी देश है उनसे व्यापार करने के लिए एक जो राजपत्र है वो निकलवाया था। उस राजपत्र यानी चार्टर का नाम था चार्टर एक्ट 1600, जिसके थ्रू उन्होंने क्या करा था कि जो भारत के अंदर व्यापार है वो करना चाहते थे। वो उस चार्टर के थ्रू क्या है कि भारत के अंदर अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं, भारत के जो पूर्वी भारत और अदर जो पूर्वी देश है उनसे चार्टर एक्ट 1600 के थ्रू अपने व्यापार के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बढ़ाना चाहते थे। और उसी को लेकर जो हॉकिंस थे, सर हॉकिंस थे, जिनको क्या है कि तुर्की लैंग्वेज के बारे में, फारसी और तुर्की लैंग्वेज आती थी, क्योंकि यहाँ पे जो मुगलों का शासन था और मुगलों को सिर्फ और सिर्फ फारसी और जो तुर्की लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो फारसी जो रहते थे और जो ये लोग रहते थे, इनको क्या है कि सिर्फ वही लैंग्वेज आती थी, फारसी और तुर्की लैंग्वेज का ही इनको क्या नॉलेज था। तो जहांगीर को भाई ये मुगल शासक है एक तरह से, तो इसको फारसी और तुर्की लैंग्वेज का नॉलेज होगा। तो 1608 के अंदर क्या है कि वो वहाँ के जो राजा थे जॉन मेल्टन, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा से वो क्या है कि राजा ने एक राजपत्र निकाला और 1608 के अंदर सर हॉकिंस को बोला कि आप क्या है कि भारत जाइए और भारत के अंदर आप अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक जो व्यापार अपन को करना है उसकी आप नींव रखिए। यानी 16 उन्होंने हॉकिंस को इसलिए चूज किया क्योंकि हॉकिंस को अंग्रेजी जो लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसके साथ साथ उसको तुर्की और जो अपने फारसी लैंग्वेज था उसका भी नॉलेज था। तो वो गया और उस समय क्या है कि उसने वो जब गया वो 1608 में पहुंचा और इस समय जो शासन चल रहा था वो जहांगीर का चल रहा था। तो जहांगीर से जाते ही उसने क्या है कि अपने जो लैंग्वेज है, जो यहाँ की स्थानीय भाषा है, उसके अंदर बात करी और उससे जहांगीर काफ़ी खुश हुआ। और जहांगीर ने क्या है कि उसको सूरत के अंदर क्या है कि उसको कोठी दी। जैसा कि हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो कोठी थी, वो कोठी क्या होती है कि ऐसी जगह जहाँ पर रह भी सकता है इंसान, यानी निवास स्थान प्लस व्यापार स्थान, वो दोनों के दोनों उसने जहांगीर ने उसको सर हॉकिंस को खुश होकर दे दी थी। 400 मनसब दिए थे यानी, और उसको खान की उपाधि दी थी। तो उसको वहाँ पर क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट गवर्नर था वो वहीं पर, यानी उसको उस एरिया का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। उन लोगों ने जो स्टार्ट करी थी वो सूरत के अंदर स्टार्ट किया था। गुजरात का जो सूरत शहर है वहाँ से उन्होंने अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर सबसे पहले वहीं पे रखे थे और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे करके आगे उन्होंने बिजनेस का एक्सटेंड किया था। ठीक है, अब जहांगीर के टाइम की बात आ गई तो इन्होंने फिर क्या करा, धीरे धीरे क्या करा कि जो अपने पैर है वो मद्रास के अंदर पसार लिए। यानी वो धीरे धीरे उन्होंने मद्रास रेजिडेंसी को हासिल किया और कैसे इन्होंने फिर बाद में उड़ीसा को हासिल किया, हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर उड़ीसा कैसे इसके अंदर मिल गया, कैसे उन्होंने बंगाल के अंदर अपने पैर पसारे, कैसे बंगाल के अंदर उड़ीसा को मिला लिया गया, कैसे बंगाल के अंदर बिहार को मिला लिया गया, कैसे उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने गवर्नर जो है वो स्थापित कर दिए थे। तो देखेंगे हम जो ये टॉपिक प्लासी का युद्ध है, जो अंग्रेजों का जो भारत आना और उसके बाद कैसे अपने धीरे धीरे अपने पैर पसारना और कैसे ब्रिटिश सरकार का उन पर अधिकार जमाना। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का कैसे हस्तक्षेप हुआ, कैसे कंपनी का चले जाना, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जहांगीर के टाइम क्या है कि आया उन्होंने क्या है कि ये सर हॉकिंस आए और इस समय क्या है कि सर थॉमस रो थे, वो जहांगीर का बहुत खास आदमी था। सर थॉमस रो ने क्या करा था जहांगीर को, वो अब इनको क्या है कि अंग्रेजों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि यहाँ पर क्या है कि फ्रेंच की कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनियां हैं, जो पुर्तगाली है, वो डच है, वो लोग भी अपनी कंपनियां क्या है कि भाई यहाँ पर वो लोग भी अपना व्यापार करना चाहते, तो वो लोग भी इनको क्या है कि सबसे ज़्यादा दुख देते थे एक तरह से उनको। वो क्या है कि सबसे ज़्यादा इनके अपने बोल सकते हैं कि टांग अड़ाते थे बीच में, अपने कहते हैं किसी काम में टांग अड़ाना। तो वही क्या है कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के काम में जो ये फ्रांसीसी पुर्तगाली जो थे वो लोग क्या है कि सबसे ज़्यादा टांग अड़ाते थे। तो सर थॉमस रो ने क्या करा, वो जहांगीर का खास आदमी कैसे बना। तो देखो ये खास आदमी बना और इसने क्या करा, जैसे हॉकिंस ने विश्वास जीता था वैसे ही सर थॉमस रो ने भी क्या करा, जहांगीर का विश्वास जीत लिया। और जहांगीर के साथ ही वो जो जहांगीर की जो सेना है उसके अंदर था ये
और सर थॉमस रो ने इनको जहांगीर को जो तुर्की फ्रांसीसी जो लोग थे उनके खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया, ताकि जहांगीर इसके साथ मिलकर और उन फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों को वहां से दफा कर दे। क्योंकि उस समय जो था जो निवास था वो पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को सबसे ज्यादा था। तो सर थॉमस रो इसका खास आदमी था और वो इसको क्या है कि भड़काता था। तो जहांगीर का जो कार्यकाल था वो 1605 से 1628 तक था। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखो अब क्या हुआ, ये तो सिर्फ उन्होंने स्टार्ट करके, पर इनका भी शासन स्टार्ट नहीं हुआ था। इन्होंने फिर धीरे धीरे क्या है कि मद्रास रेजिडेंसी पे अपना भाई मद्रास को अपनी एक रेजिडेंसी बना लिया। और उसके बाद देखो एक बीच में क्या हुआ, शाहजहां जब अपने जो शाहजहां का जब शासन चल रहा था, यानी मुगलों के अंदर जब शाहजहां का शासन चल रहा था, यानी शाहजहां का जो शासन है वो 1628 से 1658 तक रहा और मृत्यु 1666 के अंदर इसकी हो जाती है। तो देखो शाहजहां का जब शासन चल रहा था 1628 के बाद 1651 के अंदर, उस समय क्या है कि जो बंगाल सबसे बड़ा टॉपिक है कि बंगाल का उदय कैसे हुआ, कैसे प्रॉपर। अब एक तरह से तो भाई बंगाल भी ओवरऑल में शामिल था, पर बंगाल कैसे अपना एक अलग राज्य बन गया, कैसे बंगाल में और भी जो जगह थे और भी जो स्टेट थी वो कैसे शामिल हो गई बंगाल के अंदर धीरे धीरे। तो बंगाल का उदय यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो 1651 के अंदर क्या था कि जो बंगाल का नवाब था शाह शुजा नाम का। अब पहली बात मैं बंगाल का बता देता हूँ, बंगाल के अंदर उस समय जो थे वो आज का बंगाल और उस समय का बंगाल अलग था। उस समय बंगाल के अंदर जो मिले हुए थे वो सम्मिलित थे बांग्लादेश था, उड़ीसा बाद में मिला था, मैं आपको उड़ीसा के बारे में पढ़ाऊंगा। पश्चिम बंगाल जो आज का पश्चिम बंगाल है वो खुद, जिसके अंदर कोलकाता वगैरह आते हैं, और एक और था बिहार, वो कैसे मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल बंगाल के अंदर बंगाल खुद, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब बंगाल के अंदर एक क्या है कि कंप्लीट पूरे बंगाल जो था उस समय का एक बड़ा क्षेत्र हो गया था। तो इसीलिए बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा जो थे पंगे हुए थे। वो कैसे हुए थे, तो 1651 के अंदर जो बंगाल का जो था नवाब था वो शाह शुजा था। और उसने क्या करा, उसने क्या है कि कोई राजघराने की कोई जो क्या बोलते हैं लेडी थी, राजघराने की कोई औरत थी, उसका क्या है कि तबीयत वगैरह थी वो क्या है कि खराब हो गई थी, यानी उसके जो हेल्थ इशू कुछ हो गया था उसको। और उस हेल्थ इशू को जो है उस समय क्या है कि डॉक्टर बॉटन नामक एक अंग्रेजी डॉक्टर था, यानी जो अंग्रेजी डॉक्टर जो था वो शाह शुजा के पास आया और उसने क्या करा, उस शाह शुजा के पास आया और डॉक्टर बॉटन ने उसका क्या करा, उस जो महिला थी उसका क्या करा, इलाज करा। यानी महिला कौन, यहाँ जो राजा महाराजा यानी शाह शुजा के जो राजघराने की जो महिला थी उसका क्या करा, डॉक्टर बॉटन ने इलाज किया और उनके उपचार से क्या हुआ, वो महिला ठीक हो गई। इससे क्या हुआ, शाह शुजा जो है वो काफी प्रसन्न हुआ था। इससे क्या हुआ था, जो शाह शुजा है वो काफी प्रसन्न हुआ था और 1651 के अंदर इसने क्या करा, जो अंग्रेजों को, यानी जो अंग्रेजों के काम से प्रसन्न हुआ था। और अंग्रेजों के काम किसने किया था, एक अंग्रेजी का जो ये डॉक्टर है, अंग्रेजी डॉक्टर बॉटन। तो उसके बाद उसने प्रसन्न होकर उसने क्या करा कि आप जो है वो बंगाल के अंदर आप व्यापार कर सकते हैं, यानी आप जहाँ चाहे वहाँ व्यापार कर सकते हैं। यानी जो फ्री जो व्यापार था उन्होंने वो उसकी अनुमति दे दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि भाई आप जो है बंगाल में किसी भी क्षेत्र व्यापार करो, पर आपको वार्षिक जो है वो 3,000 रुपए जो है उनको वार्षिक जो है एक जो एनुअल अपने इंटरेस्ट के रूप में देते हैं, तो उनको 3,000 रुपए ओवरऑल देनी थी। एक इंटरेस्ट तो क्या अपने ये बोल सकते हैं, किराया जैसे बोल सकते हैं। तो 3,000 रुपए उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ वार्षिक 3,000 रुपए दीजिए और आप यहाँ पर बंगाल के अंदर जिस भी इलाके में व्यापार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों को क्या चाहिए था, यही चाहिए था व्यापार। सब वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे और उनको चाहिए था सिर्फ व्यापार। तो देखो इसके बाद क्या हुआ कि 1628 के बीच में शाहजहां के बीच 1651 के अंदर इसने क्या करा, इनका उपचार करा और इनको क्या है कि वहां पर मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद हुआ कि जब औरंगजेब का शासन आया, यानी शाहजहां के बेटे औरंगजेब का शासन आया, शाहजहां के बेटे जब औरंगजेब का शासन आया, तो जब औरंगजेब का जब शासन चल रहा था तो उसके अंदर क्या हुआ, जो औरंगजेब का जो पोता था
वो 1698 के अंदर 1698 की बात है, जब औरंगजेब का जो पोता था, उस पोते का क्या नाम था, अजीम उस शान, उस पोते का नाम था अजीम उस शान। तो देखो 1658 से 1707 के अंदर जो शासन था वो औरंगजेब यानी शाहजहां के बेटे का था। इस बीच क्या क्या होता है, तो देखो इस बीच एक तो क्या होता है कि इस बीच कुछ बहुत सी ऐसी मतलब वर्क होते हैं, तो वो मैं आपको लाइन से बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या होती है कि भारत के अंदर आ जाती है और अपने धीरे धीरे ये भी क्या होती है, भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वर्क यही होता है कि ये भी अपने भारत के अंदर व्यापार के मुद्दे को लेकर आई थी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटेन से थी, ये भी व्यापारिक मुद्दे को लेकर आई थी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या अपने जो झंडे जो है लगाने स्टार्ट कर दिए और व्यापार का जो अपना पैर है व्यापार के अंदर, वो धीरे धीरे भारत के अंदर पसारने स्टार्ट कर दिए। तो देखो और उस समय क्या होता है कि भाई 1664 के अंदर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसी समय 1696 की बात कर रहा हूँ मैं, 1696 के अंदर फोर्ट विलियम जो जगह कोलकाता के अंदर जो फोर्ट विलियम बना हुआ है, इन फोर्ट विलियम का जो है निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया था। अब ये फोर्ट विलियम ऐसा है, ये इसकी जो है जो 4 दीवारी बनना स्टार्ट हो चुकी थी 1696 के अंदर, और जो 1702 तक कंप्लीट हुआ था। अब फोर्ट विलियम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फोर्ट विलियम के अंदर इन्होंने ये फोर्ट विलियम जो बनाया था वो ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर ही बनाया था, यानी व्यापारिक जो मुद्दे हैं उसी को लेकर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। वो बात की बात है कि जब उन्होंने इसको एक एज ए राजस्व जो क्या बोलते हैं अपने पॉलिटिकल व्यूज के अंदर फोर्ट विलियम को तो बाद में सम्मिलित किया गया, ठीक है, वो इस युद्ध के बाद किया गया, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप के अंदर इसको फोर्ट विलियम को बाद में मिलाया गया। पहले जो फोर्ट विलियम का बनना था वो सिर्फ और सिर्फ बना था ट्रेडिंग रीजन की वजह से, यानी व्यापारिक जो धंधे थे उसके नियम जो है फोर्ट विलियम क्योंकि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था और यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजों ने पहले डिसाइड किया भाई बंगाल के अंदर भी अपनी क्या है कि एक जगह बनानी है और पूरे बंगाल के अंदर व्यापार करना है, क्योंकि बंगाल उस समय का बड़ा क्षेत्र था, तो व्यापार से उनको मुनाफा भी काफ़ी अच्छा होने वाला था। तो फोर्ट विलियम की नींव क्या 1696 में रखी गई और 1702 के अंदर फोर्ट विलियम जो है 1702 तक इसका वर्क चला था। और फोर्ट विलियम ने जो है प्लासी के युद्ध के अंदर काफ़ी जो गोले बारूद वगैरह इसके ऊपर काफ़ी हमले हुए हैं, और इन्होंने जो था वो व्यापारिक मुद्दे को लेकर ही इन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो एक तो हम फोर्ट विलियम के बारे में समझ गए, आगे मैं फोर्ट विलियम को बताऊंगा कैसे इसने जो है जो प्लासी के युद्ध के अंदर फोर्ट विलियम की कैसे मुख्य भागीदारी रही है, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो औरंगजेब का हम कहाँ पर थे, यहाँ पर 16, उसके बाद क्या हुआ 1696 में इसकी नींव रखी गई। उसके बाद 1698 के अंदर जो औरंगजेब का जो पोता था, यानी उस समय का बंगाल का सूबेदार बोलेंगे, जो नवाब था, तो अजीम उस शान था, और उसने क्या करा 1698 के अंदर अंग्रेजों को क्या करा, 3 जो जगह थी वो उन्होंने क्या करा, वो 3 जगह थी वो उनको खुले व्यापार के लिए दे दी थी। कैसे, पहली थी सुल्ताना थी, दूसरी थी गोविंदपुर और तीसरी थी कालिकाता। उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को इन जगहों पर जमींदारी, यानी उन्होंने व्यापारिक के लिए तो उनको पहले छूट मिली भी थी, इन्होंने क्या करा था, जो अजीम उशान थे, इन्होंने एक गलती क्या करी कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था अंग्रेजों को कि वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करें या कोई राजस्व वसूल, तो उनको सिर्फ इतना वक्त था कि वो अपना व्यापार करें, मतलब जो उनका व्यापारिक जो मुद्दे थे उसके रिगार्डिंग उनको मतलब था। इन्होंने क्या करा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप का जो इंटरेस्ट है वो इन्होंने जगाया। अजीम उस शान ने 1698 में इनको यहाँ पर जमींदारी की मंजूरी दे दी थी, यानी इन 3 जगहों पर, किन पर, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालिकाता पर अजीम उस शान ने जमींदारी का, उनको क्या है कि जमींदारी की छूट जो है वो जब दे दी थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हुआ यूं कि औरंगजेब का शासन तो 1707 तक चला, और इसके बीच में क्या हुआ कि देखो एक सूबेदार आता है मुर्शिद अली खां, वो उस समय का, अब सूबेदार तो हम क्या बोले, मुर्शिद अली खां को पहले सबसे जो प्रथम है मुर्शिद अली खान को, जो ये एक्चुअल में क्या पहले सूबेदार था, उसको क्या बनाया गया, देखो
मुर्शिद अली खान को सबसे पहले 1700 के अंदर जो है वो बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। यानी 1700 जो है वो औरंगजेब के शासन के अंदर था और मुर्शिद कुली खां को सबसे पहले बंगाल का दीवान बना दिया गया था। यानी बंगाल के दीवान का देखो वर्क क्या होता है, बंगाल के दीवान का वर्क यही होता है कि जो उनके राजस्व के अंदर पैसा आ रहा है, यानी जो उनको अंग्रेजों से मिल रहा था उसको राजस्व के अंदर यानी राजस्व वसूली करना उनका जो वर्क था। यानी अपने जो पैसा था भाई जो अंग्रेजों के व्यापार के थ्रू उनके थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको राजस्व के अंदर भेजना। यानी इस समय जो 1700 के अंदर शासन चल रहा था वो औरंगजेब का ही शासन चल रहा था। अब क्या होता है कि 1700 के अंदर इसको बंगाल का दीवान बना दिया। इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना वर्क कर रहा था। इसने अभी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया, पर धीरे धीरे कैसे इसने इंटरेस्ट लिया, कैसे इसने आगे जाकर ये नवाब बनता है वो भी हम देखेंगे। तो देखो 1700 के अंदर इसे बनाया बंगाल का दीवान। 1704 के अंदर इसने क्या करा, जो अपनी कैपिटल थी ढाका, अब उस समय बंगाल की जो कैपिटल थी वो थी ढाका, उसने क्या करा, बंगाल की कैपिटल थी ढाका, उसने ढाका से जाकर क्या कर लिया, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया। अब उसने क्या करा, ढाका से जाकर मुर्शिदाबाद जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। क्यों करा, उसका रीजन ये था कि वो जो मुगल शासक जो था औरंगजेब, उसके पोते अजीम उस शान से क्या है कि लड़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस समय भाई मुगलों का राज चल रहा था। तो ये नहीं चाहता था कि भाई मुगलों से क्या है कि हम लड़ाई करें, और ये इतना ताकतवर भी नहीं था कि मुगलों से लड़ सके। ठीक है, तो उसने क्या करा, उस जगह को ही छोड़ दिया। उसने अपनी जो कैपिटल है वो ढाका से सीधा शिफ्ट क्या कर लिया, मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया। ठीक है, किसने, मुर्शिद कुली खान ने। अब धीरे धीरे जैसे ही 1707 में औरंगजेब का जो शासनकाल समाप्त हुआ, उसके बाद कुछ छोटे मोटे राजा है जिसे जिनमें से थे बहादुर शाह फर्स्ट जो 1707 से 1712 तक रहा, और उसके बाद है जहांदार शाह जो 1712 से 1713 तक रहा। अब जो आता है वो मेन इंपॉर्टेंट कौन आता है, फारुख शियार। फारुख शियार की एंट्री होती है 1713 के अंदर। 1713 के अंदर देखो फारुख शियार ने क्या करा, तो देखो 1713 के अंदर फारुख शियार ने क्या करा, इसका जो शासनकाल है 1713-1719 के अंदर था। तो इसने क्या करा, 1717 के अंदर जो मुर्शिद कुली खान था, ये जो एक सूबेदार था, इसको बना दिया बंगाल का नवाब। मुर्शिद कुली खान को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब। अब देखो मुर्शिद कुली खान को बना दिया बंगाल का नवाब। दूसरा इसने 1717 के अंदर क्या करा था, क्योंकि एक दस्तक पत्र था, यानी उसके अंदर उसने बताया था दस्तक पत्र के अंदर कि जो इनको क्या है कि जैसे शाहजहां के टाइम के जो शाह शुजा थे, उन्होंने 3000 रुपये पर ईयर के अंदर जो उनको व्यापार करने के लिए बोला गया था, यानी बंगाल के वो इलाकों के अंदर व्यापार कर सकते हैं। तो वही सेम चीज इसने क्या है कि यहाँ पर अप्लाई थी, यानी उनको एक तरह से टैक्स, एक तो उन्होंने क्या करा कि भाई 3000 रुपये के अंदर वो व्यापार कर सकते हैं, यानी एक तरह से उनका क्या है कि जो टैक्स है वो माफ कर दिया गया था। कब, 1717 के अंदर एक दस्तक पत्र के थ्रू इसने फारुख शियार ने। अब मुगलों के द्वारा पहली बात उसने जो शाह शुजा ने जो किया था वो नवाब था। शाह शुजा तो क्या था, नवाब था। उस समय का शासक था वो शाहजहां था। एक तो बंगाल के नवाब के द्वारा कुछ किया जाना, और एक मुगल शासक के द्वारा किया जाना जो टैक्सेस है उनको माफ, या जो सेम ये जो 3000 वाली पद्धति है इसको मुगल शासक के द्वारा अपनाया जाना। तो अंग्रेज तो इससे काफी खुश हुए, और अंग्रेजों को तो काफी मतलब ये लगा कि भाई अब हमारे लिए जो है रास्ते काफी खुल चुके हैं। यानी उनका उस समय, अब जैसे इन्होंने क्या करा कि जब इनको जमींदारी मिली ना, तो इनका क्या है इंटरेस्ट जग गया कि अब तो हम धीरे धीरे इनका जो राजपाट है वो भी हासिल करेंगे। ठीक है, तो अब फारुख शियार ने उनके लिए एक और रास्ते खोल दिए। ठीक है, उसके बाद मुर्शिद कुली खान को इन्होंने 1717 के अंदर बंगाल का नवाब बना दिया। यानी बंगाल का जो नवाब था वो कौन बन गया था, मुर्शिद कुली खान बन गया था। अब देखो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या करा, 1719 जब मुर्शिद कुली खान नवाब था बंगाल का, तो 1719 के अंदर जो उड़ीसा है, यानी अब देखो 1719 के अंदर इन्होंने क्या करा, जो उड़ीसा था उसको भी बंगाल में सम्मिलित कर दिया। यानी बंगाल के अंदर अब कौन आ गया, मैं क्या बोला, बंगाल के अंदर बांग्लादेश था, बंगाल के अंदर उड़ीसा होगा, बंगाल के अंदर खुद पश्चिम बंगाल वो खुद है जो है एरिया, और बंगाल के अंदर बिहार होगा। यानी अब देखो बंगाल के अंदर कौन सम्मिलित हो गया, उड़ीसा सम्मिलित हो गया। और उड़ीसा का उस समय डिप्टी गवर्नर जो था, जो डिप्टी गवर्नर था वो कौन था, शुजाउद्दीन खान। अब देखो शुजाउद्दीन खान का आगे कैसे, शुजाउद्दीन खान का जो आगे जाकर ये कैसे जो है
नवाब का रूप लेता है, तो वो हम देखेंगे। तो उड़ीसा का जब इसमें सम्मिलित किया गया तब, अब एक बात बताओ, अब बंगाल, अब जो बंगाल में खुद में जो राज्य सम्मिलित किए जा रहे हैं, तो बंगाल के एक आदमी बंगाल का नवाब बन गया, तो ये बंगाल का अपने वर्ग संभालेगा। अब उड़ीसा का वर्ग भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए था, तो उसने उस समय क्या करा, बंगाल के अंदर एक डिप्टी गवर्नर बैठा दिया, जिसे बोला गया उड़ीसा का डिप्टी गवर्नर, जिसका नाम था शुजाउद्दीन खां। शुजाउद्दीन खां आगे चलकर नवाब कैसे बने वो देखो। तो ये बात हुई 1719 तक फारुखशियार का राजपाट रहा, जब उसने उड़ीसा को इसमें सम्मिलित कर दिया था। और 1717 से इसका भी स्टार्ट हो गया था। नवाब जो है बंगाल का जो नवाब बन गया था मुर्शिद कुली खां, ये 1727 तक कैसे जाता है, तो यहाँ आएंगे उसके बाद। अब देखो 1719 के बाद फारुखशियार की तो मृत्यु हो जाती है, और फारुखशियार के बाद क्या होता है कि जो बंगाल है वो ओवरऑल एक स्वतंत्र राज्य का रूप ले लेता है। 1719 के बाद बंगाल खुद क्या है कि मुर्शिद कुली खां के, जो मुर्शिद कुली खां महानवाब थे, तो इनके अंडर में जब बंगाल रेजिडेंसी जब आती है, तो ये जो है एक स्वतंत्र राज्य का रूप ले लेता है। यानी इसका कंट्रोलर जो है, यानी मुगल बादशाह के थ्रू नहीं हो रहा, अब ये खुद एक नवाबी रूप से इसका कंट्रोलर वो बन चुका है। कौन? मुर्शिद कुली खां। तो अब ये क्या करता है, मुर्शिद कुली खां का जो कार्यकाल था वो 1717 से 1727 तक था। अब 27 में जैसे ये मुर्शिद कुली खां एक्सपायर होता है, तो मुर्शिद कुली खां मरने से पहले, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु से पहले ये अपने दामाद किसे, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। अब मैंने बात करी थी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे था, बंगाल का नवाब बनाया उसको, और उसने तुरंत ही अपने दामाद को क्या बनवा दिया, डिप्टी गवर्नर। यही डिप्टी गवर्नर आगे चलकर बंगाल का क्या बनेगा, नवाब। तो देखो मुर्शिद कुली खां जो अपना दामाद था, जो पहले डिप्टी गवर्नर था, उड़ीसा सम्मिलित हुआ 1719 में, तो वहां का डिप्टी गवर्नर था। तो वो जाकर किसके, वो जाकर जो है मुर्शिद कुली खां के बाद ये बनता है यहाँ का नवाब, यानी बंगाल का क्या बनता है, ये नवाब बनता है। अब इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1727 से 1739 के अंदर। अब इसके जो मुर्शिद कुली खां के कार्यकाल के अंदर 1719 के अंदर मिलाया गया, उड़ीसा को सम्मिलित किया गया बंगाल रेजिडेंसी के अंदर, और इस शुजाउद्दीन मोहम्मद खां के कार्यकाल के अंदर इसे सम्मिलित किया गया। तो देखो 1733 के अंदर इन्होंने बिहार को भी इस बंगाल रेजिडेंसी के अंदर सम्मिलित कर लिया। बिहार को भी इन्होंने बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर सम्मिलित कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो बंगाल के नवाब होते हैं, किसके बाद, मुर्शिद कुली खां के बाद 1727 से बनते हैं। इनका कार्यकाल 1739 तक रहता है। ठीक है, इनके कार्यकाल के टाइम अब जो आ रहा है नाम, उसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसी का ही असली जो है प्लासी है, मतलब इन सभी का संबंध है, और इसका कैसे प्लासी के युद्ध से रोल है वो पता चलेगा। तो देखो शुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो बंगाल का नवाब 1727 में बना था, अब वो 1733 के अंदर उसने बिहार को इसमें सम्मिलित कर लिया बंगाल में, और 1739 के अंदर जब वो मरता है, तो उसका पुत्र जिसका नाम था सरफराज खां, उसका पुत्र का क्या नाम था, सरफराज खां, उसको क्या है कि शासन मिलता है, यानी उसके पुत्र को क्या है, शासन मिलता है। पर इसके बीच में देखो होता क्या है, इसके बीच में हमें एक चीज पता होगी, इसका जब शासनकाल चल रहा था, तो इसका एक वफादार सिपाही था जिसका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, ये नाम याद रखना, अली वर्दी खां एक वफादार सिपाही था। ये एक वफादार सिपाही था, और इसने क्या करा, 1728 के अंदर इसको आर्मी जनरल की पोस्ट मिली हुई थी। यानी 1728 के अंदर ये शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, यानी बंगाल का जब ये नवाब था, उस समय अली वर्दी खां 1728 के अंदर आर्मी जनरल की पोस्ट पर नियुक्त था, और 1733 के अंदर इसे बिहार का डिप्टी सूबेदार बना दिया गया। यानी बिहार का डिप्टी सूबेदार का मतलब डिप्टी गवर्नर, जैसे इसको बनाया गया था अब जैसे उड़ीसा को सम्मिलित किया, उड़ीसा को बनाया डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर जब बना, तो डिप्टी गवर्नर आगे चल के क्या बन गया था, मुर्शिद कुली खां का ये दामाद होने की वजह से ये अगला क्या बन गया था, नवाब। ये तो दामाद होने की वजह से नवाब बना था, और ये धोखेबाजी से मार कर नवाब बना था। देखना क्या चीज है कि ये जब डिप्टी गवर्नर था, ये डिप्टी गवर्नर शुजाउद्दीन खां, वो आगे चलकर क्या बन गया था, नवाब बन गया था। ये बना था नवाब शुजाउद्दीन खां इस मुर्शिद कुली खां का दामाद होने की वजह से, और अली वर्दी खां आगे चलकर नवाब इसलिए बना क्योंकि उसने आगे, देखो मैं बताऊंगा उसने आगे कैसे इसके बेटे जो शुजाउद्दीन खां के बेटे को मार कर आगे बना था। तो देखो 1728 में आर्मी जनरल था,
1733 में ये डिप्टी सूबेदार बना बिहार का, क्योंकि बिहार भी अब इसमें सम्मिलित हो गया तो बिहार में भी एक आदमी बिठाना जरूरी है। तो बिहार के अंदर जब ये सम्मिलित हुआ तो बिहार का ये डिप्टी सूबेदार बन गया। कौन? 1733 के अंदर अलीवर्दी खां। अब इसने क्या करा, 1739 में जैसे शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की जैसे 39 में मृत्यु हो जाती है तो 39 में शासक बनता है उसका बेटा सरफराज खां। अब ये शासन इसका चलता है 39 से 40 के, यानी 1 साल इसका शासन चलता है, खाली सिर्फ 1 साल क्यों चलता है उसका रीजन देखो। अब इस समय एक तो ये क्या होता है कि अयोग्य शासक होता है, यानी इसको इतना नॉलेज नहीं होता है शासन का, और इसी का ही फायदा कौन उठाता है? अलीवर्दी खां उठाता है। और अलीवर्दी खां सरफराज खां को गिरिया के युद्ध के अंदर 1740 में परास्त कर देता है, यानी इसको हरा देता है, इसको मार देता है। और 1740 के अंदर जैसे ही ये सरफराज खां मरता है, यानी सरफराज खां की मृत्यु होती है, और सरफराज खां की मृत्यु के बाद 1740 के अंदर जो नवाब है वो बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को हम अभी जैसे ये कंप्लीट इतना यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो अलीवर्दी खां और इसके जो आगे जैसे इसके जो क्या बोलते हैं अपने दोहिता है, यानी जो अपने क्या बोल सकते हैं, जो दोहिता बोलते हैं, यानी ये जो इसका जो जो इसकी लड़की का लड़का है, यानी जो बेटी का जो लड़का है उसको कैसे ये बनाते हैं नवाब, तो उसके हम आगे कंप्लीट देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं अलीवर्दी खां वफादार सिपाही हुआ करता था, 1728 में आर्मी जनरल बना, 1733 में डिप्टी सूबेदार, और 1740 में सरफराज खां को मारकर वो गिरिया के युद्ध में उसको परास्त करके खुद क्या बन गया, अब अलीवर्दी खां बन गया नवाब। अलीवर्दी खां का जो कार्यकाल था बंगाल का नवाब के रूप में वो 1740 से 1756 तक रहा। 1756 के अंदर क्या है कि जब उसको मृत्यु का आभास हुआ, अलीवर्दी खां को जैसे मृत्यु का आभास हुआ तो वो 1756 के अंदर अब क्या है कि अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें लिखा दूंगा कंप्लीट। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, जिसका जो अलीवर्दी खां एक तो क्या है कि दिमाग से बहुत तेज इंसान था, उसने अपनी तीनों बेटियों का जो विवाह है वो अलग अलग जगह पर किया। ठीक है, तीनों बेटियों का विवाह, जैसे बड़ी वाली का उसने एक का ढाका कर दिया, एक का पटना कर दिया, तो ऐसे करके उसने तीनों बेटियों का विवाह कर दिया था। तो बेसिकली मैंने आपको 2 नाम ढाका और पटना, तो देखो पटना वाली जो बेटी थी वो सबसे छोटी लड़की थी, इसकी अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी थी, जो थी क्या नाम है उसका, नाम क्या, ये जो छोटी बेटी थी जिसका पटना विवाह हुआ था उसका लड़का था सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी का मतलब चहेता था। अलीवर्दी का जो चहेता था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। तो अगला जो नवाब है उसने अलीवर्दी में सिराजुद्दौला को बनाया। उसकी जो ढाका की जो बेटी थी घसीटी बाई, उसने भी सिराजुद्दौला के साथ, क्योंकि अब ये नवाब बना, एक बेटी का लड़का नवाब बना, तो बाकी की 2 बेटियों के जो 2 बेटियां थी उनमें से भी तो घसीटी बाई तो देखो खुद बनना चाहती थी, उसकी बड़ी बेटी थी घसीटी बाई, वो खुद नवाब जो है वो हासिल करना चाहती थी राजपाट, और जो उसकी छोटी वाली जो बेटी थी उसके लड़के को बनाया। तो बीच वाली जो 2nd नंबर पे जो बेटी थी उसके जो लड़के थे उसके लड़कों ने क्या करा, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करा। अब मैं आपको अभी तो देखो अभी इसके अंदर तो बता नहीं सकता मैं, क्योंकि सिराजुद्दौला का खुद का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये सिर्फ हम पार्ट 1 आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक आपको अगर मैं एक साथ थ्योरी के अंदर बता दूंगा तो आपको इजीली समझ नहीं आएगा। पहले आप यहाँ तक अलीवर्दी तक आप समझे कि अलीवर्दी, और अलीवर्दी के बाद जो शासनकाल आया वो सिराजुद्दौला का आया। और जो मेन जो प्लासी के युद्ध में लड़ाई होती है वो अंग्रेजों के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, अंग्रेजों की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी, और अंग्रेजों की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी, और सिराजुद्दौला की जो है लड़ाई होती है, और प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। वो हम पढ़ेंगे कंप्लीट हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखो अभी फिलहाल के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि अलीवर्दी खां, इसकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों में से जो छोटी वाली सबसे छोटी बेटी थी जिसका विवाह पटना किया गया था, और हाँ तीनों बेटियों के जो पति थे वो अलीवर्दी खां के जिंदा रहते ही एक्सपायर हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तीनों बेटी के पतियों की मृत्यु हो चुकी थी, और उनका 3 अलग अलग जगह विवाह करने का रीजन ही यही था कि जो अलीवर्दी खां है वो चाहता था कि जो अपना शासन रहे वो सब जगह पे स्थापित रहे, इसलिए उसने 3 जो पुत्रियों का जो विवाह था वो उसने
3 ऐसी जगहों पे किया जहाँ पर उसका शासन जो है बना रहे। और जो नवाब था एंड में, उसने छोटी जो अपनी पुत्री थी, जो 3rd नंबर में जो पुत्री थी, उसके बेटे को सिराज उद दौला को उसने क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जो प्लासी के युद्ध के अंदर, पहले हम ये पढ़ेंगे अली वर्दी की जो बेटियां थी उनके अंदर जैसे घसीटी पाई जो थी, उसका कैसे इसका सिराज उद दौला के साथ युद्ध हुआ, सॉरी घसीटी जो बेगम थी उसका कैसे सिराज उद दौला के साथ युद्ध हुआ, और कैसे जो दूसरे नंबर जो पुत्री थी उसके बेटे का सिराज उद दौला के साथ युद्ध हुआ, कैसे सिराज उद दौला ने उसके बेटे को युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई है, यानी आपको पूरा कंसेप्ट अगर समझ आया है, क्योंकि देखो हमें इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाने में मेहनत लगती है, और मैं चाहता हूं कि आप हमारी मेहनत को सफल तभी बनाए जा सकते हैं कि एक तो आपको हमारी वीडियो समझ आए, और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही तो कृपया करके इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई ट्रबल होती है तो आप हमारी वीडियो को, अगर अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को कमेंट करें, और अगर आपको बुरी लगती है तो भी आप हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता रहे कि हमारी तरफ से अगर आपको कोई ट्रबल हो रही है तो नेक्स्ट टाइम हम जो हमारी वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम और आपका, अगर आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा और हम भी आपके साथ यूं ही जो जानकारियां हैं वो साझा करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध का पार्ट 2, जिसके अंदर हम अली वर्दी खां और सिराज उद दौला, और जो इसके जो सिराज उद दौला के जो दुश्मन थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको समझ आ रही है तो कृपया करके आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड डे।